Hello all my dear students, this is our fourth lesson on the topic complex numbers, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट हमारी सीबीएसई की बुक्स में नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गन प्लेन। हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास ये दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जिसको एक्स एक्सिस को कार्टेशियन प्लेन के जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग आर्गन प्लेन में रियल एक्सिस बोलते हैं, और इस वाई एक्सिस को वी विल से एज इमेजिनरी एक्सिस, राइट। यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। अब ये रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई को, यानी कि दिस इज द एफिक्स ऑफ दिस पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर ये ओरिजिन से अगर मैं OP को मिला देती हूँ तो जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, तो इसकी जो लेंथ होगी यानी कि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z मोड, जिसको हम लोग स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रियल एक्सिस से जो हमारा एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके अलावा जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं इस रियल एक्सिस से इसके इमेज को ड्रॉ करती हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो ये हमें बताएगा दैट विल गिव अस द z कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू x माइनस आई वाई, राइट। तो इतना हम लोग कर चुके हैं। अब हमें पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन प्लेन में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है हमारे कार्टेशियन प्लेन से, तो हम किसी भी इक्वेशन को जो कि कार्टेशियन प्लेन में है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और कोई भी हमारी इक्वेशन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है या आर्गन प्लेन में है उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कार्टेशियन प्लेन में हमारे x और y कोऑर्डिनेट हैं, तो x कोऑर्डिनेट यानी कि जो हमारा रियल पार्ट रहेगा उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2, और y को रिप्लेस कर देंगे z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2। तो अगर मुझे कार्टेशियन को आर्गन प्लेन में कन्वर्ट करना है वी विल यूज दिस थ्योरी, और अगर मुझे आर्गन प्लेन को कार्टेशियन प्लेन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, z और इंटू z कॉन्जुगेट है, राइट। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट एज z को हम लोग लिखेंगे x प्लस आई वाई से, और z कॉन्जुगेट को लिखेंगे x माइनस आई वाई से। तो हमारा z इंटू z कॉन्जुगेट इक्वल, अगर हमें मान लिया 4 दिया हुआ है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन है जिसको मुझे कार्टेशियन प्लेन में मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल 4, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, जो कि हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, ये हमारी आर्गन इक्वेशन है। अगर मुझे एक दी हुई टर्म की साइन x इक्वल, ठीक है, इक्वल y, तो यहाँ पर मुझे इसको आर्गन प्लेन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे कार्टेशियन प्लेन में दिया हुआ है, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू आर्गन प्लेन। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ रियल पार्ट x को लिखेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 इक्वल y की जगह हम लोग लिख देंगे z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आएगी, सो दिस विल बी आवर इन आर्गन प्लेन। ये जो कि हमारी कार्टेशियन प्लेन में थी, इसको हम लोगों ने आर्गन प्लेन में कन्वर्ट किया। यहाँ पर हमारे पास आर्गन प्लेन में इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इज द सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मान लिया A पॉइंट एंड B पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को, ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को। अब यहाँ पर अगर मुझे AB की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो दैट विल बी गिवन बाय Z1 माइनस Z2
मोड, राइट। और मुझे अगर इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप ऑफ ए बी दैट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ what? टेंजेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, राइट। सो दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। अब मान लिया मैं यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेती हूँ जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z को रिप्रेजेंट करता है, और ये P पॉइंट हमारे AB लेंथ को m/n की रेशो में डिवाइड करता है। तो मुझे इसके Z के कोऑर्डिनेट चाहिए यहाँ पर। तो Z के कोऑर्डिनेट दैट विल बी इक्वल टू, अगर ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो, और अगर ये एक्सटर्नली कहीं पर डिवाइड करता है तो दोनों केस में वी कैन फाइंड Z इक्वल टू, फर्स्ट केस में अगर इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन अगर है तो Z इक्वल टू m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, और अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो Z विल बी इक्वल टू m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n, राइट। तो इन दोनों केसेस में अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट, और अगर एक्सटर्नली बाहर कहीं डिवाइड कर रहा है तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स। लेट अस टेक वन क्वेश्चन जिसमें हम लोग को गिवन है 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इन एन आर्गन डायग्राम, और वो वर्टिसेस हैं Z, IZ एंड Z प्लस IZ। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास अगर एक वर्टेक्स Z है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x, y, राइट। दूसरा वर्टेक्स हमारा IZ है, तो यानी Z को मैंने I से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे दैट विल बी माइनस y, x। अब ये कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ। अगर Z हमारा x प्लस आई वाई है, अगर हम इसको I से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट ix प्लस आई स्क्वायर वाई, राइट। तो दैट विल बी इक्वल, यहाँ पर आपका माइनस वाई हो जाएगा, दैट विल बी द रियल पार्ट। तो माइनस वाई प्लस आई एक्स हम लिख सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनस वाई एंड एक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे। और थर्ड है हमारा जेड प्लस आई जेड। जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक्स प्लस आई वाई प्लस हमारे पास ये है माइनस वाई प्लस आई एक्स, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस आई इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट रियल पार्ट आपका एक्स माइनस वाई रहेगा और इमेजिनरी पार्ट हमारा एक्स प्लस वाई रहेगा। तो एक्स माइनस वाई दैट इज रियल एंड एक्स प्लस वाई दैट विल बी इमेजिनरी। अब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए वर्टेक्स के, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, दैट इज इक्वल 1/2 इंटू, तो हम लोग यहाँ पर मोर वैल्यू लेते हैं बिकॉज वी नीड टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव वैल्यू। तो 1/2 इंटू एक्स इंटू y2 माइनस x1 ले लो, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मोड। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब हमें ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस उसके कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं। तो वी विल पुट द वैल्यू, तो हमारा जो एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल 1/2 मोड x1 की वैल्यू क्या है, हमारे पास x है, इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर x, माइनस y3 की वैल्यू है x प्लस y, तो x माइनस y हो जाएगी, प्लस x2 की वैल्यू क्या है अब हमारे पास माइनस y, ठीक है, इंटू y3 माइनस y1, y3 है हमारा x प्लस y, माइनस y1 की वैल्यू है माइनस y, प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आती है x माइनस y, ठीक है, और y1 माइनस y2 यानी y माइनस x, y माइनस x, ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ पर आपका x से x कैंसिल आउट हुआ, y से y कैंसिल आउट हुआ, ये हमारे पास आएगा माइनस एक्स वाई। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल का एरिया दैट विल बी 1/2 मोर, यहाँ पर माइनस एक्स वाई, यहाँ पर भी माइनस एक्स वाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। तो ये आपका एक्स वाई से एक्स वाई पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एरिया हमारा आएगा 1/2 मोर माइनस ऑफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये अब हमारी मोड वैल्यू है, तो मोड को ओपन करेंगे वी विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारे पास जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट विल बी 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ z का स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर कि जो हमारे ट्राइंगल का एरिया आएगा विद दीज कोऑर्डिनेट्स, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मोड z का स्क्वायर। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्राइंगल इनइक्वालिटी। क्लास 7th में हम लोगों ने ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। मान लिया हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ ABC, ठीक है। अभी हम बिल्कुल बेसिक की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सम ऑफ टू साइड्स दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर AB प्लस BC दैट शुड बी ग्रेटर देन AC, राइट। और ऑल्सो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी थर्ड साइड है that is greater than difference of these two sides, यानी कि AB माइनस BC। अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है, तो हम जब इनका डिफरेंस लेते हैं वी टेक द मोड वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो जो हमारे पास जो ये डिफरेंस आएगा दैट विल बी लेस देन आवर नेक्स्ट साइड, थर्ड साइड AC। तो ये हम लोग ऑलरेडी ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग को गिवन थे, जब मैंने उसका वेक्टर सम किया था, याद है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 पॉइंट्स लिए P और Q, इसको मैंने Z1 से रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने Z2 से रिप्रेजेंट किया, राइट। अब यहाँ से मैंने एक पोजीशन वेक्टर ये बनाया, एक पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने ये बनाया, तो अब जब मुझे Z1 प्लस Z2 करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट इधर ये आएगा, लेट दिस पॉइंट बी R, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपका Z1 प्लस Z2, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर आप एक ट्राइंगल ले लो, ये O है, ठीक है। तो ट्राइंगल हमारी OQR, तो इसको जब हम काउंट करते हैं तो हमारे पास जो ये रिजल्टेंट आया है, ये वाला जो रिजल्टेंट है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड रहेगा, जो इसकी लेंथ रहेगी, दैट विल बी क्या रहेगी, इसकी Z1 प्लस Z2 मोड, राइट। अब इस वाली ट्राइंगल में आप देखो कि सम ऑफ टू साइड्स, अब जो ये वाली साइड है OQ की जो लेंथ रहेगी दैट विल बी, क्योंकि ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z2 मोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको, क्योंकि वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके पैरेलल ये वेक्टर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस एंड दिस वेक्टर बोथ विल बी द इक्वल वेक्टर। तो अगर ये Z1 है तो ये भी आपका Z1 मोड से रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारे पास इस ट्राइंगल में ये जो हमारे पास दो साइड्स हैं, हम लोग कह सकते हैं कि OQ प्लस QR दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड OR, ठीक है। ये हम लोगों ने ट्राइंगल में पढ़ा है। तो OQ की जो लेंथ है दैट इज Z2 मोड प्लस Z1 मोड, ठीक है। दैट शुड बी ग्रेटर देन, किसके ग्रेटर देन होनी चाहिए, Z1 प्लस Z2 मोड। अब इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग यहाँ पर इक्वालिटी और लगा देते हैं, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। हम लोग ट्रायंगल के केस में इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग इसको थर्ड साइड को लेस देन लेकर चलेंगे सम ऑफ दीज टू साइड्स, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ दीज टू साइड्स दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर हम इक्वालिटी भी कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी थर्ड साइड है दैट इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स, ठीक है। तो हमारी जो थर्ड साइड यहाँ पर आई है, रिजल्टेंट जो हमारे पास आया है दैट शुड बी ग्रेटर देन, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड्स यानी कि Z2 मोड माइनस Z1 मोड। अगेन हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर या कौन सी साइड हमारी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉलर है, देन वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू बाय टेकिंग द मोड वैल्यू ऑफ दिस टू डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पर इस केस में हम लोगों ने किया बिल्कुल इसी तरीके से, ये तो मैंने सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैलकुलेट किया है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेती, लाइक ये आपका P, ये आपका Q, ये Z2 और ये Z1, तो हम लोगों ने अब जब हम इस पॉइंट PQ को मिला देंगे लाइक दिस, तो ये जो थर्ड साइड आएगी दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z1 माइनस Z2 मोड, राइट। अब इस ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे, ये साइड हमारी Z1 मोड है, ये साइड हमारी Z2 मोड है और थर्ड साइड हमारी Z1 माइनस Z2 मोड है। तो हम कह सकते हैं जो ये थर्ड साइड है Z1 माइनस Z2 मोड that is less than the sum of these two sides, right, Z1 plus Z2। तो Z1 plus Z2 इन दोनों का सम करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी आएगी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू अवर थर्ड साइड यानी कि Z1 माइनस Z2 मोड। लेकिन दिस थर्ड साइड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ हमारा इन दोनों में से इन दोनों साइड्स का डिफरेंस लेंगे यानी कि Z2 माइनस Z1, राइट। सो दिस इज आवर ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसको हम लोग यूज करते हैं टू सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस इन आवर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें दिया है Z+4 मोड इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ Z+1 मोड। तो हम लोग Z+1 मोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं Z+4 प्लस -3 मोड, राइट, लिख सकते हैं। अब मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकें कि अगर मेरे पास एक साइड ट्रायंगल की -3 है और एक साइड हमारे Z+4 मोड है, ठीक है, मान लीजिए ये वेक्टर हमारे Z+4 को रिप्रेजेंट करता है, ये -3 को रिप्रेजेंट करता है, तो जो इसका डायगोनल होगा जो हम लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में पढ़ा, तो यहाँ पर दैट विल बी Z+4 -3 मोड, राइट। और ये जो डायगोनल है, ये जो साइड है और ये साइड है इक्वल वेक्टर्स हैं, तो इसको Z+4 मोड लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग इनइक्वालिटी लगाएंगे कि जो हमारा ये डायगोनल है, ठीक है, यानी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल दैट विल बी लेस देन सम ऑफ दीज टू साइड्स, तो दैट विल बी लेस देन इक्वल टू इस साइड का -3 का हम लोग मोड लेंगे प्लस Z+4 का मोड लेंगे, तो Z+4 का मोड। इतना क्लियर हुआ? तो यानी इसको हम लोग अगेन लिख लेते हैं Z+1 मोड इज लेस देन इक्वल टू -3 का मोड कितना हो जाएगा, अगेन 3 हो जाएगा, और Z+4 का मोड अब हमें गिवन है Z+4 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी Z+4 की क्या हो सकती है, दैट इज 3, क्योंकि हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है तो हम लोग इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेकर चलेंगे, तो 3 का मोड अगेन हो जाएगा 3, यानी कि Z+1 मोड दैट इज लेस देन इक्वल टू 6, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 6, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज द रोटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर थ्रू सर्टेन एंगल। अब मान लिया हम लोग यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर Z, राइट, जिसको मैं P पॉइंट से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसको मैंने यहाँ पर ओरिजिन से मिलाया। अब मान लिया इसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज अल्फा, ठीक है। अब इसको जब हम रोटेट करते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम रहे, तो मान लिया ये हमारा रोटेट हो जाता है, इस Q पॉइंट पे आ जाता है, एंड नाउ आवर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स Z1, ठीक है। इसको मैंने अगेन यहाँ पर ओरिजिन से मिलाया, मान लिया ये एंगल
थीटा इतना रोटेट हो रहा है, इतना ये हमारा एंगल घूम रहा है। तो अब देखो जो हमारा मैग्नीट्यूड, मैंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, जितनी लेंथ हमारी ओ जेड ओ पी की है उतनी ही लेंथ हमारी ओ क्यू की है। तो ओ पी जो इसका मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी कि जो हमारा मैग्नीट्यूड इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का था वही हमारा मैग्नीट्यूड है z1 का, z इक्वल टू z1, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब हमारा जो आर्ग्यूमेंट रहेगा इसका z1 का, ठीक है, आर्ग्यूमेंट अगर मुझे z1 का फाइंड करना है दैट विल बी इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा, पहले ये अल्फा, ठीक है, ये z का था और प्लस ये थीटा, तो हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है, दैट वाज अल्फा और प्लस अब मैंने इसको रोटेट कर दिया किससे, थीटा एंगल से, तो दैट विल बी प्लस थीटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर z1 को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं z1 इक्वल टू z सिस थीटा, जहाँ पर z क्या है, हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया है। अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे वी विल टेक थीटा एज पॉजिटिव, लेकिन अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज किस एंगल से, मान लिया थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो z1 विल बी इक्वल टू z सिस माइनस ऑफ थीटा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, या हम इसको सिस थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं ई रेज्ड पावर आई थीटा, तो z1 विल बी इक्वल टू z ई रेज्ड पावर आई थीटा, या फिर क्लॉकवाइज में z1 विल बी z ई रेज्ड पावर माइनस आई थीटा, राइट। सो दिस इज आवर पोलर फॉर्म फॉर आवर न्यू वेक्टर, राइट। अब यहाँ पर ये मैंने बात की है कि अगर हमारे पास ये दो लेंथ यानी ओ पी इक्वल टू ओ क्यू कि हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बस हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थीटा एंगल से रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर ये हमारा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो कि मान लिया ये इधर जाकर इसकी लेंथ हमारी इंक्रीज हो रही है, कुछ लेंथ भी इंक्रीज हो रही है कि जैसे जैसे रोटेट कर रहा है तो लेंथ भी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो अगर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है k टाइम्स, तो हम लोग कह सकते हैं z1 इक्वल टू k z ई रेज्ड पावर आई थीटा फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर हमारी लेंथ कांस्टेंट वैल्यू k से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं z1 इक्वल टू k z ई रेज्ड पावर आई थीटा। नाउ लेट अस टेक थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो कि हमारे किसी भी ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई एक स्केलियन ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि वी आर टेकिंग के साइड्स इसके इक्वल नहीं है। मान लिया ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये z2 को, और ये z3 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अभी मान लिया मैं कहती हूँ कि साइड ए सी को मैंने एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट किया, ठीक है। तो अब ये साइड सी बी जो है वो किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, z2 माइनस z3 को। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो साइड सी बी हमें रिप्रेजेंट कर रही है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोगों ने अभी लिखा था कि z1 इक्वल टू z ई रेज्ड पावर आई थीटा। जब हम लोगों ने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को थीटा एंगल से घुमाया था तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो साइड सी ए हमारी रिप्रेजेंट करती है इसको थीटा एंगल से घुमाएंगे तो z2 माइनस z3 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, तो दैट विल बी रिटर्न एज यहाँ पर z1 माइनस z3 इंटू ई रेज्ड पावर आई थीटा। इतना तो श्योर है, लेकिन ये तब था केस जब हमारा मैग्नीट्यूड सेम होता, ठीक है, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम होता। लेकिन अभी ये स्केलियन ट्रायंगल है, इसका मैग्नीट्यूड हमारा सेम नहीं है, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे z2 माइनस z3 से, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इस साइड का मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों की रेशो लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं z2 माइनस z3 मैग्नीट्यूड अपॉन z1 माइनस z3 मैग्नीट्यूड। अब अगेन हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, z2 माइनस z3 मॉड को हम लोग यहाँ ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो z2 माइनस z3
अपॉन Z2 माइनस Z3 मोड दैट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 मोड इंटू ई रेज़्ड पावर आई थीटा। सो रिजल्ट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जब हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पे नहीं लाई करता है, ठीक है, पॉइंट ये वाला अगर हमारा ओरिजिन पे नहीं लाई करता है, वी हैव सम अदर पॉइंट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर को, और उसको हम लोग थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं साइड को, देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आवर न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हमारा बनेगा बाय दिस मेथड। ओके, इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गिवन 2 पॉइंट्स A एंड B, और हमें बोला गया है कि पॉइंट A को मैंने अबाउट पॉइंट B रोटेट किया है इन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो हमारे पास न्यू वेक्टर आएगा यानी कि A2, मुझे उसकी पोजीशन को फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर मैंने A पॉइंट को अबाउट B रोटेट किया है तो B क्या रहेगा, हमारा टेल रहेगा 4 और 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लो A पॉइंट समवेयर यहाँ पर है 7,6, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जिस फैक्टर को घुमाना है, रोटेट करना है, वो हमें फाइंड करना होगा, यानी कि BA हमें फाइंड करना होगा। फिर मैंने इस फैक्टर को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। मान लिया ये क्या है A डैश। अब मुझे इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मुझे इसकी पोजीशन को बताना है कि मुझे OA डैश ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो मुझे BA चाहिए, तो BA हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ से ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर B का, पोजीशन वेक्टर A का, राइट। और BA निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी OA माइनस OB, OA माइनस OB दैट विल बी BA, राइट। दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में 7 प्लस 6i माइनस इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 2i, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा 3 प्लस 4i के। अब मैंने इसको रोटेट कर दिया, ये BA वेक्टर को रोटेट कर दिया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने अभी किया Z1 इक्वल टू Z सिस थीटा, तो हमारे पास जो BA डैश आएगा, BA डैश दैट विल बी इक्वल टू Z क्या है हमारे पास 3 प्लस 4i सिस थीटा, क्या रहेगा, थीटा हमारा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा आपका 0 रहेगा, प्लस i साइन थीटा 90 पे आपका 1 हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू -4 प्लस 3i। इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास BA डैश आ गया, लेकिन मुझे चाहिए OA डैश, ठीक है। तो OA डैश की जो मुझे वैल्यू निकालनी होगी, तो ये आपका ये आया, दैट विल बी द सम ऑफ OB प्लस दिस BA डैश, ठीक है। तो OB की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 प्लस 2i थी, ठीक है, और हमारे पास BA डैश की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली -4 प्लस 3i, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 प्लस 5i, सो दैट विल बी OA डैश। तो A डैश के कोऑर्डिनेट्स, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो क्या रहेगा, रियल पार्ट आपका 0 है तो 0 रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट आपका 5 है तो इट विल बी 5, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, लेकिन दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी जितना भी आप लोगों को समझ आया है, आई विल रिकमेंड कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्लीज़ डू इट।
क्योंकि उससे आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी आएगी। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है देन प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।